नमस्कार, अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। जिस पल का इंतजार करोड़ों देशवासियों को था, उनका इंतजार खत्म हुआ। वित्तीय वर्ष 2021-22 का आम बजट आज पेश हो गया। निर्मला सीतारमण के पिटारे से किसके लिए क्या कुछ निकला और आम जनता को कितनी राहत मिली, इसकी हर एक जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बजट 2021 की बात करते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2021-22 का आम बजट आज लोकसभा में पेश किया। बेहद भारी भरकम इस बजट में हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देने के साथ ही हर तबके का ख्याल रखने की कोशिश की गई। बता दें कि कोविड काल में पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया गया। सीतारमण ने अपना तीसरा बजट पेश किया। तो वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए इस बार 35 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है। इस बार के बजट में खास तौर पर स्वास्थ्य पर सरकार ने खास ध्यान दिया और हेल्थ केयर का बजट 137% बढ़ा दिया गया है। वहीं हेल्थ सेक्टर के लिए कल 2,23,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा रेलवे पर भी खास फोकस किया गया है। रेलवे के लिए कुल 1,10,000 करोड़ का प्रावधान इस बार के बजट में किया गया है, जबकि इस साल टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। 75 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को आईटीआर से छूट दी गई है। चलिए इस साल के बजट में आखिर सस्ता क्या हुआ, ये भी आपको बताते हैं। तो बताएं कि नायलॉन के कपड़े जो हैं वो अब सस्ते हो गए हैं। सोना चांदी सस्ता हुआ है। सबसे अहम जानकारी, कॉपर सस्ता हुआ है। स्टील के बर्तन भी सस्ते हो गए हैं। ड्राई क्लीनिंग सस्ता हुआ है। लेदर भी सस्ता हो गया है। और नायलॉन के कपड़े भी सस्ते हुए हैं। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर महंगा क्या हुआ। तो आपने देखा कि पॉलिस्टर के कपड़े भी सस्ते हुए हैं, लेकिन अब जानते हैं कि आखिर महंगा क्या कुछ हुआ है। मोबाइल उपकरण अब महंगे हो गए हैं। सोलर इन्वर्टर महंगा हुआ है। ऑटो पार्ट्स महंगे हुए हैं। कॉटन भी महंगा हो गया है। तो चलिए हमने आपको बताया कि आखिर महंगा और सस्ता क्या कुछ हुआ है। अब इसके बाद भी आगे आपको कुछ और बजट से जुड़ी अहम जानकारी देंगे। आपको बताएंगे कि बजट की 10 बड़ी बातें क्या कुछ है। तो बजट की 10 बड़ी बातें अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए। स्वास्थ्य बजट 137% बढ़ा। आत्मनिर्भर भारत के लिए 1.97 लाख करोड़। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़। जल जीवन मिशन के लिए 2,87,000 करोड़। वायु प्रदूषण पर कंट्रोल के लिए 2.21 करोड़। सड़क मार्ग के लिए 1.18 लाख करोड़। रेलवे के लिए 1.10 लाख करोड़। 75 साल के पार बुजुर्गों को आईटीआर से छूट मिली है। जनगणना के लिए 3,760 करोड़। और इसके अलावा 100 से ज्यादा खोले जाएंगे सैनिक स्कूल। अब आपको बताते हैं कि इस दरमियान वित्त मंत्री ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि देश सबसे पहले है और किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे।
साथ ही गुड गवर्नेंस, सबके लिए शिक्षा, महिला सशक्तिकरण पर फोकस रहेगा। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 पर 1,41 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो इस दरमियान वित्त मंत्री ने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। नेशनल रेल प्लान 2030 तैयार है। मेक इन इंडिया पर फोकस रहेगा और 1100 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे वर्क्स केरल में होगा। 6500 किलोमीटर हाईवे पश्चिम बंगाल में बनेगा। तो बजट की बड़ी बातें आपको यहां पर दिखा रहे हैं। 6500 किलोमीटर हाईवे बंगाल बनेगा। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत 8000 किलोमीटर रोड बनेगा। बीमा कानून 1938 में बदलाव, एफडीआई की सीमा बढ़ाकर 74% की गई है। बीमा कंपनी पर भारतीयों का ही कंट्रोल होगा। तो बजट की अहम बातें कुछ और बीमा कंपनियों से जो जुड़ी हुई है वो आपको दिखा रहे हैं। तो बीमा कंपनियों पर भारतीयों का कंट्रोल होगा। सरकारी बैंक के लिए 22,000 करोड़ की मदद। गोल्ड एक्सचेंज की शुरुआत होगी। डूबे कर्जों पर बनेगी मैनेजमेंट कंपनी। सेबी गोल्ड एक्सचेंज का रेगुलेटर होगा। धान खरीद पर 1,72,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। गेहूं की खरीद पर 75,000 करोड़ खर्च करने का लक्ष्य है। वित्त मंत्री ने बजट में सीनियर सिटीजन को बड़ी राहत दी है। 75 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टैक्स रिटर्न भरने में छूट देने का ऐलान किया है। Relief to senior citizens. I begin my direct tax proposals by offering my pranam to our senior citizens. Many of them, despite having foregone several basic necessities of their own, have strived to build our nation. Now in the 75th year of independence of our country, when we continue our endeavor with renewed vigor, we shall reduce compliance burden on our senior citizens who are 75 years of age and above. For senior citizens who only have pension and interest income, I propose exemption from filing their income tax returns. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य सेक्टर पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया। उन्होंने पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की शुरुआत करते हुए इस पर 64,000 करोड़ से ज्यादा के खर्च का ऐलान किया। ये योजना नई बीमारियों की पहचान, जांच और निदान पर काम करेगा, संस्थाओं को मजबूत करेगा। ये योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त है। Health systems. A new centrally sponsored scheme, PM Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana, will be launched with an outlay of about 64,180 crores over 6 years. This will develop capacities of primary, secondary and tertiary care health systems, strengthen existing national institutions and create new institutions to cater to detection and cure of new and emerging diseases. This will be in addition to the National Health Mission. The main interventions under the scheme are support for over 17,000 rural and 11,000 urban health and wellness centers, setting up integrated public health labs in all districts and 3,382 block public health units in 11 states, establishing critical care hospital blocks in 602 districts and 12 central institutions.
वित्त मंत्री ने कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए के आवंटन का ऐलान किया और कहा है कि आगे भी जरूरत होगी तो इसके लिए फंड मुहैया कराया जाएगा। Honorable Speaker, I have provided 35,000 crores of rupees for COVID-19 vaccine in this year 21-22. I am committed to provide further funds if required. देश में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर बजट में खास ध्यान दिया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि 11,000 किलोमीटर अतिरिक्त सड़क बनाई जा रही है। More than 13,000 kilometer length of roads at a cost of 3.3 lakh crores has already been awarded under the 5.35 lakh crores Bharatmala Pariyojana project, of which 3,800 kilometers have been constructed. By March 2022, we would be awarding another 8,500 kilometers and complete an additional 11,000 kilometers of national highway corridor. To further augment road infrastructure, more economic corridors are also being planned. Some are 3,500 kilometers of national highway works in the state of Tamil Nadu at an investment of 1.03 lakh crores. These include Madurai-Kollam corridor, Chittoor-Tachur corridor, and construction will start next year. Second, 1,100 kilometers of national highway works in the state of Kerala at an investment of 65,000 crores, including 600 kilometer section of Mumbai-Kanyakumari corridor in Kerala. Third, 675 kilometer of highway works in the state of West Bengal at a cost of 25,000 crores, including upgradation of existing roads Kolkata-Siliguri. नेशनल रेल प्लान 2030 तैयार है। मेक इन इंडिया पर फोकस होगा और 1100 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे वर्क्स केरल में होगा। 6500 किलोमीटर हाईवे पश्चिम बंगाल में बनेगा। तो साथ ही आपको बताएं कि भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत 8,000 किलोमीटर लंबी सड़क बनेगी। तो मेट्रो के विस्तार के लिए केंद्र मदद करेगा। तो बजट में रेल को लेकर क्या कुछ बातें हैं वो जरा देखिए। कुछ और शहरों में शुरू होंगे मेट्रो प्रोजेक्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बजट को शानदार बताया और कहा कि इससे सभी सेक्टर में विकास तेज होगा। कि इस बार का जो बजट पेश किया गया है वह जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप है, क्योंकि कोरोना इस महामारी के बावजूद लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार का बजट पेश होगा, क्योंकि इसके पहले भी 5 मिनी बजट एक प्रकार से सरकार के द्वारा पेश किए जा चुके हैं। कई पैकेज की घोषणा हुई है, जिसमें एक आत्मनिर्भर भारत का भी पैकेज महत्वपूर्ण है। तो मैं समझता हूं कि यह बहुत ही ये शानदार बजट है और इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आम बजट को शानदार बताया और कहा है कि इससे ऑटो इंडस्ट्री को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। प्रमाण पर इंपोर्ट करने वाले ऑटो स्पेयर पार्ट्स पर ड्यूटी बढ़ाई गई, उसके कारण मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। और ये जो 4.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, ये पिछले साल तक यानी आने वाले साल को पूरा करेंगी तो 6 लाख करोड़ की हो जाएगी। और ये देश में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल देने वाली इंडस्ट्री है। अब इसमें और दूध में शक्कर ने स्क्रैपिंग पॉलिसी जाहिर हुई है, तो दुनिया का भंगार
2 लाख टन के शिप में अपने यहाँ आएगा, वो बहुत सस्ता आएगा, थ्रोइंग प्राइस पे आएगा। और फिर उससे हम लोग सेग्रीगेट करेंगे मेटल को, एल्यूमिनियम, कॉपर, प्लास्टिक, रबर, और फिर उसका रिसाइकलिंग करेंगे। तो जो स्पेयर पार्ट्स 100 रुपये में मिलता था वो 60 रुपये या 65 रुपये में बनेगा। तो वर्ल्ड के कंपटीशन में हम लोग सबसे सस्ते होंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस बजट से आम जनता को निराशा हाथ लगी है। सरकार एक एक कर देश की संपत्ति बेच रही है। मेरा साफ मानना है और हमारे पार्टी का स्पष्ट मानना है कि ये बजट नहीं था बल्कि देश का सेल था। देश निर्माण के लिए कोई बजट नहीं बल्कि ये देश बेचने का बजट था। सब लोग जानते हैं, पहले रेलवे को बेचा, एयर इंडिया को बेचा, भारत पेट्रोलियम को बेचा गया, तरह तरह की संस्थानों के संपत्तियों को बेचा गया। और ये पूरी तरीके से जितने प्रतिष्ठान हैं और जितनी संपत्तियां हैं बची हुई देश की, उसको बेचने की तैयारी और निजी क्षेत्रों में देने की तैयारी चल रही है। इस बजट में और क्या बिक रहा है? गैस पाइपलाइन है, स्टेडियम है, सड़क मार्ग है, वेयर हाउसेज हैं, जो देश की संपत्तियां रही उसको और बेचने की पुरजोर तरीके से तैयारी की जा रही है। बिहार के साथ जो है सौतेला व्यवहार किया गया और केंद्र सरकार लगातार जो है ये कहती रही है कि 2022 तक जो है किसानों का आय दुगुना करेंगे, लेकिन 2020 में ही भिखारी बनाने की तैयारी केंद्र सरकार ने कृषि बिल के माध्यम से कर दिया है। बजट को लेकर बिहार के नेताओं ने खुशी जाहिर की। बीजेपी नेताओं ने जहां इसे प्रगति का बजट बताया है, वहीं कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा। पूरे देश में क्या परिस्थिति बनी थी, लेकिन हमारी केंद्र और राज्य की सरकार ने बहुत बेहतर ढंग से इसका सामना किया और लोगों को जान बचाने में और खास करके कोविड के कारण जो मंदी हुई, उनके रोजगार जो शिथिल हो गए, लेकिन आम गरीब तक उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत उन्हें निःशुल्क अनाज पहुंचाने का काम किया। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई मल्टी डायमेंशन में आज बजट को पेश किया है। जो केंद्र सरकार का उद्देश्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी रहें, सभी आरोग्य रहें। और ये बजट साधारणतः सभी लोगों को, मुझे लग रहा है कि देश के हर क्षेत्र के लोगों को, वो केंद्र में हर नागरिक कैसे मजबूत हो, हर सेक्टरों पर विशेष ध्यान रखा गया है। प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को इसके लिए विशेष बधाई है। ये बजट राष्ट्र के पूर्ण विकास के लिए प्रस्तुत हुआ, सर्वांगीण विकास इससे परिलक्षित होगा आगे आने वाले वर्षों में। और इन सब के बीच 10 महीने बाद सिनेमा हॉल तो खुल गए, लेकिन दर्शन न के बराबर पहुंच रहे हैं। जी हां, दर्शक न के बराबर पहुंच रहे हैं। पटना से सटे फुलवारी शरीफ के सुशील प्लाजा का जायजा लिया हमारे संवाददाता अमरजीत शर्मा ने। सिनेमा दर्शकों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज से सिनेमा हॉल खुल गए हैं। हम अभी मौजूद हैं फुलवारी शरीफ के सुशील प्लाजा में, जहां पर सिनेमा देखने आए लोगों से हम बात करते हैं कि आज ये सिनेमा हॉल खुला है तो उनसे जो है किस तरह से जो मनोरंजन का साधन बंद था कोरोना काल में, तो उनको अब क्या लग रहा है, किस तरह का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दर्शक किस तरह से बैठे हुए, डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, बजाबते मास्क लगाया गया है और मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है और जो डिस्टेंसिंग है सारे जो है फॉलो किए जा रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शन है वो सारे फॉलो किए जा रहे हैं। 10 महीने के बाद हमको फिल्म देखने का मौका मिला है। 10 महीने से हम लोग घर में बंद थे, इंटरटेनमेंट के कोई भी साधन हमारे पास नहीं थे और आपको पता है कि लाइफ में इंटरटेनमेंट कितना इम्पोर्टेंस रखता है। तो 10 महीने से हम लोगों को पिक्चर देखने की कोई मौका नहीं मिल रहा था। बहुत खुशी हो रहा था, बहुत लंबे समय से मनोरंजन का कोई साधन हम लोगों को नहीं मिल रहा था। यहाँ आने के बाद बहुत खुशी हो रहा। जो व्यवस्था है, एक दूसरे से दूरी बना करके, सैनिटाइज की व्यवस्था करके
सारे फैसिलिटी जो सिनेमा हॉल से मिलना वो भी देख रहे हैं, और हम लोग भी बड़ा सावधानी पूर्वक यहाँ आए हैं अपना व्यवस्था करके। जो कौन सी फिल्म देखने आए हैं? ससुरा बड़ा पैसे वाला 2 देखने आए हैं सर। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है सर, बहुत काफ़ी दिन के बाद सिनेमा हॉल खुला है, अच्छा लग रहा है देखने में, और सब कुछ का व्यवस्था है जो भी है कोरोना-92 में जो भी है सब बड़ी अच्छा है। व्यवस्था जो है एक पर एक ये बैठाए जा रहे हैं। सिनेमा नए अगर फिर से रिलीज़ होंगे तो हॉल के जो दर्शक हैं वो भी बढ़ेंगे। फिलहाल संख्या कम भले ही है, लेकिन दर्शकों में उत्साह है, और आज वो उत्साह दुगनी है क्योंकि आज से मनोरंजन के साधन खुल गए हैं। दानापुर के फुलवाड़ी शरीफ से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए क्योंकि आगे दिखाएंगे आपको जोहार झारखंड।